नमस्कार साथियों, आज की क्लास में हम लोग यहाँ पे बात करने आए हैं जीवों में जनन। जी हाँ प्यारे साथियों, जीवों में जनन का एनसीईआरटी हाईलाइट। प्यारे साथियों, इस क्लास में हम लोग एनसीईआरटी के जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको डिटेल्स में देखने वाले हैं, जो आपके एग्जाम के लिए निश्चित रूप से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और फटाफट से आज की एनसीईआरटी हाईलाइट को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट एनसीईआरटी के इस हाईलाइट में आपके स्क्रीन के सामने है। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। इस वीडियो को आप दो तरीके से देख सकते हैं। एक तो आप ईयरफोन लगा के आराम से फोन को डाल के देख सकते हैं आंख बंद करके, और दूसरा आप आंख खोल कर भी देख सकते हैं, क्योंकि देखिएगा तो और भी आपके लिए अच्छा होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जीवों में जनन के पहला पॉइंट जो आता है प्यारे साथियों आपके स्क्रीन के सामने, कहता है जीवन अवधि के बारे में। आखिर जीवन अवधि होता क्या है इसके बारे में आप लोग समझिए। तो जीवन अवधि सबसे पहले मैं आम भाषा में समझाना चाहता हूं। मान लीजिए कि आपका जन्म हुआ, आप 0 वर्ष की अवस्था में है, और आपका जो जीवन अवधि है, मानव का जो जीवन अधिकतम जीवन अवधि जो होता है मात्र 100 वर्ष होता है। कितना होता है? 100 साल मानव का जीवन अवधि होता है। अब आप यहां से प्यारे साथियों ढलते गए अपने जीवन अवधि में, और 100 वर्ष पूरा करके आप क्या हुए? मर गए, यानी वीर गति को प्राप्त हो गए। तो इस अवस्था को जीवन अवधि या जीवन काल कहा जाता है। चलिए एनसीईआरटी क्या कहता है उसको जरा अपने शब्दों में देखते हैं कि आखिर एनसीईआरटी प्यारे साथियों आपके सामने क्या कह रहा है। तो एनसीईआरटी प्यारे विद्यार्थियों आपके सामने कह रहा है कि प्रत्येक जीव केवल कुछ निश्चित समय तक ही जीवित रह सकता है। बिल्कुल, प्रत्येक जीव केवल निश्चित समय तक ही जीवित रह सकता है। जैसे मानव, हम, यानी कोई भी ऐसा जीव है केवल एक निश्चित समय सीमा तक ही जीवित रह सकता है। कहता है कि जीव के जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु तक का यह काल उस जीव की जीवन अवधि को निरूपित करता है। जैसा कि हमने बताया प्यारे साथियों कि किसी भी जीव की जीवन अवधि जो है, जब से वह जन्म लिया है और जब उसकी प्राकृतिक मृत्यु होती है, यानी किसी दुर्घटना से मृत्यु नहीं हुई, किसी बीमारी से मृत्यु नहीं हुई, यानी जब उसकी पूरी लाइफ साइकिल खत्म हो गया प्यारे साथियों, और जब वह मर जाता है, तो जब से जन्म लिया और जब उसकी मृत्यु हुई, इस बीच की अवस्था को हम लोग क्या बोलते हैं? जीवन अवधि या जीवन काल बोलते हैं। तो पहला पेज पर ये जो था लाइन आपके लिए काफी महत्वपूर्ण लाइन था। दूसरा लाइन इस पेज पे क्या है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है उसको जरा देख लेते हैं। तो दूसरा लाइन कहता है प्यारे विद्यार्थियों, कहता है कि किसी भी जीव की जो जीवन अवधि होती है वो किसी भी जीव की साइज पर, आकार पर निर्भर नहीं करता है। जैसा कि आपके सामने उदाहरण के साथ दिया है, कहता है कि जीवन अवधि बनी रहती है। आप शायद प्यारे साथियों यहाँ पे कहता है चरम सीमाओं के मध्य अधिकांश जीवित जीवों की जीवन अवधि बनी रहती है। आप शायद इस बात पर ध्यान देंगे कि किसी जीव की जीवन अवधि का आवश्यक रूप से क्या कहता है, ध्यान से सुनिएगा। कहता है कि जीव का जीवन जो अवधि का आवश्यक रूप से आकार पे प्यारे साथियों यानी साइज से संबंधित नहीं है। हमने आपको आम भाषा में बताया था कि किसी भी जीव की जीवन अवधि प्यारे साथियों हम किसी के साइज के आधार पर नहीं बता सकते। यहाँ पे उदाहरण के साथ आपको दिखाया गया है। कहता है कि कौवा और तोता के आकार में कोई अंतर नहीं है। बिल्कुल, कौवा को जब आप देखते हैं प्यारे विद्यार्थियों, कौवा को और तोता को जब आप देखते हैं, दोनों का साइज जो है प्यारे विद्यार्थियों आपको सेम लगेगा। क्या लगेगा? दोनों का साइज क्या लगेगा? बिल्कुल सेम लगेगा। लेकिन दोनों के जीवन काल या जीवन अवधि में काफी सारा अंतर है। जैसे आपके सामने उदाहरण है, कौवा और तोता के आकार में कोई अंतर नहीं होता, फिर भी इन दोनों के जीवन अवधि में बहुत अंतर होता है। जी हाँ प्यारे साथियों, आपके एनसीईआरटी के सेकेंड पेज पर भी इसका जीवन अवधि के बारे में दिया गया है। जैसा कि कौवा के बारे में जो दिया गया है मात्र 15 वर्ष दिया गया। कौवा का जो जीवन अवधि या जीवन काल होता है मात्र 15 साल होता है। जबकि दूसरी ओर अगर यहाँ पे हम लोग बात कर ले तोता की प्यारे विद्यार्थियों, तो तोता का जो जीवन काल होता है 140 वर्ष होता है। आप अपने आंख खोल के देख सकते हैं, माइंड लगा के देख सकते हैं कि क्या कौवा और तोता में कोई अंतर है? तो बिल्कुल भी अंतर नहीं है सर, दोनों का साइज बिल्कुल समान है। फिर भी हम देख सकते हैं कि जीवन अवधि लगभग प्यारे विद्यार्थियों कितने? 125, जी हाँ 125 साल का अंतर हो रहा है।
तो फाइनली एनसीईआरटी का मतलब यही हुआ कि किसी भी जीव की जीवन अवधि जो है प्यारे विद्यार्थियों, जैसे कौवा और तोता की दोनों की जीवन अवधि जो है यहाँ पे साइज से रिलेटेड नहीं होगा, यानी किसी भी जीव की जीवन अवधि जो होगा वो साइज से, आकार से रिलेटेड नहीं होगा। अगला लाइन कहता है एनसीईआरटी का कि फिर भी इन दोनों के जीवन अवधि में बहुत अंतर होता है। ठीक इसी प्रकार आम के वृक्ष की तुलना यहाँ पे पीपल के वृक्ष से की गई है। प्यारे साथियों, आम के वृक्ष की तुलना पीपल के वृक्ष से की गई है कि तुलना में बहुत कम होता है। जीवन अवधि जो है भले ही कितनी ही हो, परंतु जीव की मृत्यु क्या होती है, सुनिश्चित होती है। आप कितने साल का हो जाइए, कितने बड़े साल का हो जाइए, लेकिन आपका जो मृत्यु है प्यारे साथियों वो निश्चित है। एक न एक दिन आपको यहाँ पे इस जीवन को ढलते ढलते मर जाना है। अगला लाइन को देखते हैं एनसीईआरटी का। तो अगला लाइन कहता है प्यारे साथियों, यहाँ पे आपके सामने, यहाँ पे वर्षों से पृथ्वी पर पादप और पशुओं की विभिन्न स्पीसीज की विशाल संख्या विद्यमान है। जैसा कि आपको पता है कि विभिन्न प्रकार के स्पीसीज हमारे इस धरती पर पाए जाते हैं। तो एनसीईआरटी के फर्स्ट पॉइंट पर जो दो इंपॉर्टेंट बातें थी वो थी प्यारे विद्यार्थियों जीवन अवधि के बारे में, जो कि हमने आपको बताया कि किसी भी जीव की जीवन अवधि जो है प्राकृतिक मृत्यु तक का काल को जीवन अवधि कहते हैं। यानी जब जन्म लिया और प्राकृतिक मृत्यु हो गई, इस दोनों के बीच की अवधि को जीवन अवधि या जीवन काल कहते हैं। दूसरा पॉइंट था कि क्या किसी भी जीव की जीवन अवधि उसके साइज, आकार पर निर्भर करती है, तो बिल्कुल नहीं करती है। बिल्कुल आप कट मारिएगा कि किसी भी जीव की जीवन अवधि उसके साइज, आकार पर निर्भर नहीं करेगी। तो ये प्यारे साथियों आपके दो पॉइंट थे, और एक पॉइंट और है, जैसा कि हमने बताया कि सभी जीवों की मृत्यु सुनिश्चित है इस पृथ्वी पर, बट एक ऐसा जीव है प्यारे विद्यार्थियों, एक ऐसा जीव है जिसकी जीवन प्यारे साथियों वो कभी नहीं मरता, ऐसा माना जाता है। और वो कौन है प्यारे साथियों? एक कोशिकीय जीव। कौन है? एक कोशिकीय जीव। एक कोशिकीय जीव क्या होता है? तो वायरस होता है। वायरस जो होता है वो क्या होते हैं? एक कोशिकीय जीव होते हैं। जैसा कि आपके कोरोना वायरस में आया था, वो भी क्या था? एक कोशिकीय जीव था। और क्यों हम इसको प्यारे विद्यार्थियों जीवित बोलते हैं, इसको भी समझ लीजिए। छोटे छोटे आकार के होते हैं और ये क्या करते हैं? फैलने में माहिर होते हैं प्यारे विद्यार्थियों, एक दूसरे में फैल जाते हैं। करते हैं क्या? जब ये मरने के कगार पर आते हैं वायरस, जब ये मरने के कगार पर आते हैं तो क्या करते हैं? अपने आप में विभाजित करते हैं, और विभाजित करके क्या करते हैं? मनुष्य के अगले भाग में प्रवेश कर जाते हैं। इस प्रकार ये अपने जीवन को बनाए रखता है। इसीलिए हम कहते हैं कि भले ही मृत्यु सुनिश्चित है प्रत्येक जीव की, बट एक कोशिकीय जीव को छोड़कर। ये आपका एनसीईआरटी का लाइन है, और एनसीईआरटी कहता है कि एक कोशिकीय जीव को छोड़कर कोई भी जीव इस दुनिया में, इस धरती पे अमर नहीं है। तो ये 3 पॉइंट एनसीईआरटी के आपके लिए रामबाण साबित होगा, इसलिए ये पहला पेज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब हम देख लेते हैं कुछ जीव की जीवन अवधि जो आपके लिए और ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बारीकी से देखिएगा, हर एक जीव की जीवन अवधि मैं यहाँ पे आपके सामने बताने जा रहा हूँ। सबसे पहला आपके स्क्रीन के सामने शो कर रहा है हाथी। प्यारे विद्यार्थियों, आप इमेजिन कीजिएगा तो आपको ऐसा लगेगा कि साइज हाथी का बहुत बड़ा है, यानी इसका जीवन अवधि, जीवन काल भी बड़ा होगा। लेकिन एनसीईआरटी का पहला पॉइंट, पहला चैप्टर का पहला पेज ये कह देता है साफ साफ कि किसी भी जीव की जीवन अवधि जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु तक का समय होता है, और साइज, आकार पर निर्भर नहीं करता है। तब हम बात करते हैं कि सर हाथी का कितना होगा जीवन अवधि या जीवन काल? तो ऐसा माना जाता है कि 60 से 75 वर्ष। अपने नोटबुक में अगर लिखना चाहे तो आप बिल्कुल लिख सकते हैं, फटाफट से आप अपने नोटबुक में भी लिख सकते हैं, या अगर आप एयरफोन लगाकर ध्यान से सुन रहे हैं, एक एक पॉइंट को सुनते जाइए, सभी आपके माइंड में डायरेक्टली फिट होगा और आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। चलिए, हमने हाथी को सर देख लिया कि हाथी का जो जीवन अवधि या जीवन काल होता है वो कितना होता है? 60 से 75 वर्ष होता है। बात आती है सर गुलाब, रोज। रोज तो हमारे दिल में बसता है और हम प्रपोज भी करते हैं तो वो भी रोज से। तो क्या सर रोज का जीवन अवधि हमें बता दीजिए कितना होता है? तो आप लोगों ने तो रोज को अपने जूते से मसल देते हैं गुस्से में आकर, जब आपका हट अलग हो जाती है।
तो चलिए हम पढ़ाई के बारे में बात कर लेते हैं, जरा इमोशनल नहीं करेंगे आपको, और बात कर लेते हैं गुलाब की। प्यारे विद्यार्थियों, तो आप इमेजिन कीजिएगा गुलाब का जो जीवन अवधि होता है मात्र 10 मंथ का होता है। कितना होता है? 10 मंथ का होता है। एक एक पॉइंट को ध्यान में रखिएगा, आपके एग्जाम के लिए मक्खन साबित होगा, चाहे वो 12th का एग्जाम हो, नीट का एग्जाम हो। विशेषकर ये नीट वालों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भले ही ये नीट से चैप्टर हटा दिया गया है, बट एक क्वेश्चंस निश्चित रूप से ये सवाल आपसे पूछे जाएंगे ही जाएंगे। चलिए अगला पॉइंट पर बात कर लेते हैं। तो अगला पॉइंट है आपके सामने यहाँ पे कुत्ता। प्यारे विद्यार्थियों, कुत्ता जो है इसका जीवन अवधि अगर आपसे पूछा जाएगा तो मात्र 25 साल। 25 साल के अंदर जो होता है कुत्ता मर जाता है निश्चित रूप से। चलिए, कुछ जीव की जीवन अवधि तो आपके एनसीईआरटी भी दे रखा है। एनसीईआरटी तितली का जो जीवन काल होता है मात्र 1 से 2 हफ्ते होता है। आप इमेजिन कीजिए कि 1 से 2 हफ्ते में कितना ये डेवलपमेंट करता है और फिर से वही रास्ते पर चला जाता है। यानी कहता है हमारा एनसीईआरटी कि किसी भी जीव जो है, एक कोशिकीय जीव को छोड़कर इस धरती पे कोई भी जीव अमर नहीं है। चलिए, तोता का जो जीवन अवधि है हमारा एनसीईआरटी बताता है मात्र 15 कौवा का जो जीवन अवधि है हमारा एनसीईआरटी कहता है 15 वर्ष है। हमने भी आपको बताया था कौवा का जीवन अवधि मात्र 15 वर्ष है। अगला पॉइंट की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चंस आपसे पूछा जा सकता है कि केला का जीवन अवधि या जीवन काल बता दीजिए। तो कुत्ता और केला का जो जीवन अवधि होता है अलग अलग प्रजाति है, फिर भी हम यहाँ पे अट्रैक्ट कर रहे हैं दोनों से, क्योंकि आपको एक चीज अगर याद रख लेते हैं तो दूसरा भी याद हो जाएगा। इमेजिनेशन कीजिए कि कुत्ता जो है केला को जाके तोड़ता है, और हमने बताया था कुत्ता का जीवन अवधि मात्र 25 साल, इसका भी जीवन अवधि कितना है? 25 ईयर्स है। तो ये भी आपको केला वाला भी याद हो गया होगा। अब सर बात कर लेते हैं गाय की। ऐसा फिर से आप सोचेंगे कि सर गाय तो आकार में बहुत बड़ा है, जीवन अवधि भी बड़ा होना चाहिए, लेकिन सोचते सोचते याद ये आया होगा कि एनसीईआरटी का पहला पेज तो हमें ये बोलता है कि आकार पे निर्भर ही नहीं करता। बिल्कुल, एनसीईआरटी का तो पॉइंट बोलता है कि किसी भी जीव की जीवन अवधि जो है आकार पे निर्भर ही नहीं करता, तो फिर किस बात की ये जीवन अवधि साइज से हम रिलेटेड करें। तो चलिए अब जान लेते हैं हम लोग यहाँ पे गाय का। तो गाय का इमेजिनेशन कीजिए, आप देख के यहाँ पे कुछ इमोशनल हो जाएंगे कि क्या मात्र इतना साल? देख सकते हैं आपकी स्क्रीन के सामने मात्र 25 साल प्यारे विद्यार्थियों गाय का जीवन अवधि जीवन काल होता है। अब बात करते हैं इस पृथ्वी पर प्यारे विद्यार्थियों, आकार में तो कावा सा भी छोटा हम कह सकते हैं या बराबर भी कह सकते हैं, लेकिन जीवन अवधि और जीवन काल आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन के सामने है। इमेजिनेशन कीजिए कि कितना ज्यादा इसका जीवन अवधि है या जीवन काल है। जिसे हम पिंजरे में कैद करके रखते हैं उसका जीवन अवधि तो आप देखा कीजिए 140 वर्ष से जीता है प्यारे विद्यार्थियों, 140 वर्ष। इमेजिनेशन कीजिए कि आपका मात्र 100 वर्ष है और तोता जो है 140 वर्ष इसकी जीवन अवधि है। तो यह स्पष्ट होता है कि किसी भी जीव की जीवन अवधि उसके जीवन काल जो है साइज आकार पे निर्भर नहीं करता। ये आपको नकारना होगा, एनसीईआरटी भी इसे नकारता है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे मगरमच्छ की। मगरमच्छ की जो जीवन अवधि या जीवन काल है टोटल 60 वर्ष है। 60 वर्ष जो है मगरमच्छ की जीवन अवधि या जीवन काल होता है। दूसरी ओर घोड़ा जो है प्यारे विद्यार्थियों, इसकी जीवन अवधि या जीवन काल के बारे में बात करें तो 50 साल होता है। और बात करें फल मक्खी जो फल पर मंडराते रहते हैं उसका जीवन अवधि और जीवन काल मात्र 1 मंथ होता है। कितना होता है? 1 मंथ होता है। चलिए कुछ और है 3 जीव ऐसे और पेड़ पौधे जिसको हम लोग देख लेते हैं। धान का पेड़ आप लोगों ने देखा होगा, इसकी जीवन अवधि के बारे में जब बात आती है तो आप देखते हैं कि 4 से 6 मंथ के बीच में इसे हम लोग काट लेते हैं। कितने? 4 से 6 मंथ के बीच में, यानी 4 से 6 मंथ जो है किसका? धान के पौधे का जीवन अवधि या जीवन काल होता है। ये तो आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन हाईएस्ट अभी आने वाला है कछुआ। प्यारे विद्यार्थियों, कछुआ का जो जीवन अवधि या जीवन काल होता है वो 100 से 150 वर्ष माना जाता है। 100 से 150 वर्ष कछुआ का जीवन अवधि या जीवन काल माना जाता है।
तो ये आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। बरगद के पेड़ की बात कर लेते हैं, और बरगद का पेड़ का जीवन अवधि जो है वो 200 वर्ष से लेकर 300 वर्ष तक है। कितना? 200 से 300। और यहाँ पे सबसे बड़ा झटका आपको यहाँ पे लगने जा रहा है प्यारे विद्यार्थियों, क्योंकि सिकोआ का पेड़ आप लोगों ने देखा होगा। जी हाँ, सिकोआ का पेड़ जिसे सखुआ बोलते हैं। जीवन अवधि और जीवन काल की बात करें अगर सखुआ का प्यारे विद्यार्थियों, तो यहाँ पे 3000 से 4000 वर्ष प्यारे साथियों माना जाता है इस पौधे की जीवन अवधि या जीवन काल। सबसे हाईएस्ट ये पौधा होता है सिकोआ का, और सबसे ज्यादा जीवन अवधि इसकी मानी जाती है। तो कुछ ऐसे यहाँ पे डायग्राम थे जिसके जीवन अवधि आपसे पूछे गए, कुछ के जीवन अवधि आपके एनसीईआरटी ने दे रखा था, वो बतलाने का प्रयास किया हूं और आपको अच्छी तरह से समझ में भी आ गया होगा। अब फाइनली हम प्रवेश करते हैं एनसीईआरटी के सेकेंड पेज, जीवों में जनन को व्याख्या किया गया है, और एक एक पॉइंट को समझते हैं। उम्मीद है कि ध्यानपूर्वक आप लोग समझ रहे होइएगा, और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी के बिना कुछ भी नहीं हो सकता, या आपका बोर्ड का एग्जाम हो या नीट का, सभी में एनसीईआरटी को फॉलो करना ही होगा। बात कर लेते हैं जीवों में जनन की। तो जीवों में जनन को यहां एक जीव वैज्ञानिक प्रक्रम के रूप में परिभाषित किया गया है, जिसमें एक जीव जो है अपने समान एक छोटे जीव संतति को जन्म देता है, संतति में वृद्धि होती है, उसके परिपक्वता आती है, तथा इसके बाद वो नई संतति को जन्म देती है। सर कहने का मतलब क्या है? तो कहता है कि जनन वो प्रक्रिया है प्यारे विद्यार्थियों। मान लीजिए एक प्रकार का जीव है, इमेजिनेशन कीजिए, एक प्रकार का जीव है, और ये क्या किया प्यारे विद्यार्थियों? जनन किया, और जनन से भी ये अपने जैसी संतति को उत्पन्न किया। तो अपने समान एक छोटे से जीव जो संतति को जन्म देता है, संतति में फिर से वृद्धि होती है, और वृद्धि होकर क्या करती है? परिपक्व हो जाती है और नई संतति को जन्म देती है। ये क्या कहलाता है? जनन कहलाता है। अगला एनसीईआरटी का लाइन कहता है, क्या कहता है? ध्यान से सुनिएगा। कहता है प्यारे विद्यार्थियों कि नई संतति को जन्म देती है। इस प्रकार जन्म, मृत्यु, वृद्धि चक्र चलता रहता है। जनन प्रजाति में एक पीढ़ी के बाद दूसरी पीढ़ी में निरंतरता बनाए रखती है। आप बाद में अध्याय 5 के बारे में जिक्र किया गया है, आनुवंशिकता और विविधता के सिद्धांत में अध्ययन इसके बारे में करेंगे। यानी ऑल ऑफ दिस इसके बारे में बात करें तो जनन वह प्रक्रिया है जिसमें अपने जैसी संतति को इस पृथ्वी पर बनाए रखने के लिए किया जाता है। जनन किस लिए किया जाता है? क्योंकि अपने जैसी संतति, अपनी जैसी प्रजाति, अपनी जैसी पीढ़ी बना रहे इस पृथ्वी पे, इसलिए जनन किया जाता है। अगला डायग्राम के अनुसार आपके स्क्रीन के सामने कुछ दिख रहा होगा। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है कि जीव किस प्रकार के जनन करता है। उसके पास उसकी आंतरिक शारीरिक क्रिया विज्ञान तथा अन्य कई कारक समूह के रूप में उत्तरदायी है। जनन प्रक्रिया दो प्रकार की होती है। मुख्यतः जनन जो है एनसीईआरटी दो प्रकार की कहती है। एक अथवा दो जीव के बीच भागीदारी पर आधारित रहती है। जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक द्वारा युग्मक गैमेट निर्माण की भागीदारी के साथ अथवा इसकी अनुपस्थिति में होता है तो वो क्या कहलाता है? अलैंगिक जनन कहलाता है। यानी किसी भी जीव अगर जनन कर रहा है एक ही जीव द्वारा, यानी एक ही जीव द्वारा किसी अन्य जीव को जन्म दे रहा है तो अलैंगिक जनन कहलाएगा। ठीक है, इसको हमने समझ लिया। अगला पॉइंट कहता है कि जब दो जनक विपरीत लिंग वाले, मतलब एक तो यहाँ पे क्या है? मेल है, और दूसरा क्या हो सकता है? यहाँ पे फीमेल हो सकता है। ठीक है, यानी विपरीत लिंग हो गए। एक तो क्या हो गए सर? मेल हो गए, दूसरा क्या हो गया सर? फीमेल हो गए। बिल्कुल आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। विपरीत लिंग वाले जनन प्रक्रिया में भाग लेते हैं तथा नर और मादा युग्मक गैमेट में युग्मन होता है और लैंगिक जनन होती है। ये सर युग्मक गैमेट में युग्मन क्या होता है इसके बारे में समझा दीजिए। तो ये भी लाइन आपके सामने कुछ ही देर बाद आने वाला है, उसके बारे में भी जिक्र करेंगे।
तो आप लोगों ने समझ लिया कि अलैंगिक जनन में सिर्फ एक जीव की भागीदारी होती है, ये निश्चित सुनिश्चित कर लीजिए। और लैंगिक जनन, जिसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं इंग्लिश में, इसमें विपरीत लिंग वाले दो जनक की आवश्यकता होती है, जिसमें नर और मादा होनी चाहिए। अब हम एक एक करके बात करते हैं उन टॉपिक पर जिसके बारे में एनसीईआरटी ने जिक्र किया। एनसीईआरटी ने सबसे पहले जिक्र किया है अलैंगिक जनन के बारे में, तो सबसे पहले हम अलैंगिक जनन के बारे में ही पढ़ेंगे। अलैंगिक जनन कहता है कि इस विधि में एक जीव जनक संतति उत्पन्न करने की क्षमता रखता है। जैसा कि हमने आपको बताया कि एक जीव ही अपने जैसी संतान को उत्पन्न कर सकता है, इसी प्रक्रिया को अलैंगिक जनन कहते हैं। कहता है इसके परिणाम स्वरूप जो संतति उत्पन्न होती है वह केवल एक दूसरे के समरूप ही नहीं बल्कि अपने जनक के एकदम समान होती है। कहने का मतलब यह होता है प्यारे साथियों, अगर ये कोई जनक है जो जन्म देगा और ये मान लीजिए अन्य यहाँ पे कोशिका को जन्म दिया या किसी जीव को यहाँ पे क्या किया, ये जन्म दिया, ये मातृ कोशिका, यहाँ पे ये पितृ कोशिका है जो जन्म दिया है और ये इसको जन्म दिया, ठीक है। तो ये क्या है, ये देख सकते हैं आप, आकार में भी एकदम समान है, आनुवांशिक रूप से भी एक समान होगा। तो यही आपका एनसीईआरटी का लाइन कह रहा है। एनसीईआरटी का लाइन कहता है कि परिणाम से जो संतति उत्पन्न होती है वो केवल एक दूसरे के समरूप ही नहीं बल्कि अपने जनक के समान होती है। क्या ये संतति आनुवांशिक रूप से भी एकदम समान अथवा भिन्न होती है? आकार की और आनुवांशिक रूप से एक समान जीवों के लिए कोलोन शब्द की रचना की गई है। आपसे पूछा जाएगा कि क्लोन शब्द क्या है, तो क्लोन शब्द जो है अलैंगिक जनन का एक भाग है। क्लोन शब्द जो है अपने जनक के समान जो दिखता है उसके लिए यूज किया जाता है। ये मान लीजिए ये पिता है और ये पिता ने अपने जनक यानी यहाँ पे पुत्र को जन्म दिया और पुत्र जो है पिता के बिल्कुल हूबहू समान है या पिता के समान बिल्कुल पुत्र है। तो ऐसे शब्द के लिए, ऐसे यहाँ पे जनन के लिए साथियों क्लोन शब्द का यहाँ पे उपयोग किया गया। तो ये आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं अगला पॉइंट। तो कहता है आइए जीवों के विभिन्न वर्गों के मध्य पाए जाने वाले अलैंगिक जनन के विस्तृत रूप का अध्ययन करें। अलैंगिक जनन सामान्य रूप से एकल जीव, पादप जीव, अपेक्षाकृत साधारण जीव आदि में पाया जाता है। परजीव और एक केंद्रकीय जीव में ये प्रोटिस्टा और मोनेरा जो होता है एक में जनक कोशिका दो में विभक्त होकर नए जीव को जन्म देती है। चलिए हम जरा सबसे पहले डायग्राम को देख लेते हैं। आपके सामने यहाँ पे डायग्राम है और अलैंगिक जनन किस प्रकार से होता है इसके बारे में समझते हैं। देख सकते हैं ये एक जनक कोशिका है। प्यारे साथियों ये क्या है? जनक कोशिका। जनक कोशिका के सबसे पहले ये जो आप देख सकते हैं ये क्या है? इसकी केंद्रक है। क्या है ये? केंद्रक। केंद्रक क्या करता है? सबसे पहले एक ऐसे भाग में जाता है जहां से एक कटाक्ष उत्पन्न हो रही है यानी सिकुड़ती है। सबसे पहले केंद्रक यहाँ पे सिकुड़ती है, देख सकते हैं आपकी स्क्रीन के सामने ऐसे सिकुड़ी, फिर ऐसा उत्पन्न होता है जैसा कि कटाक्ष उत्पन्न हो गया और आपस में कटने लगा। केंद्रक कट के दोनों कोशिका में चला जाता है, फिर ऐसा सिचुएशन आता है कि ये अलग हो जाता है। अलग जो होता है इसको बडिंग यानी कलिका बोलते हैं और ये क्या होता है? जनक कोशिका रह जाता है। तो देख सकते हैं किस प्रकार से अलैंगिक जनन किया जाता है। जैसा कि आपके गुणसूत्र के बारे में अगर बात किया है तो आप देख सकते हैं अलग एक चित्र के माध्यम से। चित्र बी में जो दिखाया गया है ये अमीबा। प्यारे साथियों अमीबा में द्विविखंडन दिखाया गया है। चलिए द्विविखंडन के बारे में जानते हैं, ये भी एक अलैंगिक जनन का भाग है। तो सबसे पहले ये रेड कलर का देख सकते हैं ये क्या है? इसका केंद्रक है। क्या है? इसका केंद्रक है, जैसा कि आपके यहाँ पर भी दर्शाया गया है। रेड कलर का क्या है? केंद्रक है। केंद्रक क्या करता है? सबसे पहले कुछ लंबा होने का प्रयास करता है, धीरे धीरे देख सकते हैं आप लंबा होता है और कोशिका में भी कुछ परिवर्तन होता है। लंबा होते होते क्या करता है? सबसे पहले अपने आप को विभाजित करने के लिए ये यहाँ पे रज्जु के माध्यम से अलग होने का प्रयास करता है और फिर देख सकते हैं दो केंद्रक दोनों कोशिका द्रव में चला गया और ये जो बीच वाला भाग है एक पाइप नली के समान पतला हो गया है, यानी ऐसा मान सकते हैं कि एकदम टूटने पर मजबूर हो गया है और ये आपस में क्या करता है? आगे जाके विभाजित हो जाता है। देख सकते हैं ये एक नया जीव बना दिया और ये भी एक नया जीव बना दिया। ये दोनों जो कोशिका है इसको हम लोग संतति कोशिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संतति कोशिका। तो ये
यहाँ पे दिया गया है कि एकल कोशिकीय जीव में कोशिका विभाजन, ईस्ट में मुकुलन, ये क्या था, ईस्ट था, और इसमें जो ये निकला है ये क्या था, मुकुल था। ईस्ट में मुकुलन के द्वारा जनन हुआ और अमीबा में द्विखंडन के द्वारा जनन हुआ। तो ये दोनों पॉइंट जो थे, दोनों जो उदाहरण थे प्यारे विद्यार्थियों, ये अलैंगिक जनन के थे और आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। उम्मीद है कि एक एक पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। अब अगला पॉइंट पे चलते हैं। कहता है कि प्रोटिस्टा एवं मोनेरा में जनक कोशिका दो में विभक्त होकर नए जीव को जन्म देती है। जैसा कि आपने देखा, कहता है इन जीवों में समसूत्री कोशिका विभाजन एक प्रकार से जनन की क्रिया विधि है। बहुत से एकल कोशिका जीव विखंडन से उत्पन्न होता है, जिनमें एक कोशिका दो भागों में विभक्त हो जाती है। प्रत्येक भाग एक वयस्क जीव के रूप में तीव्रता से क्या करता है, नए पूर्वक वृद्धि कर जाता है और नए जीव को जन्म देता है। तो आप देख लिए कि ईस्ट में मुकुलन सेम टू सेम वैसा ही हुआ, एक जीव दो बराबर भागों में बट गया और नए जीव को जन्म दे दिया। चलते हैं एनसीईआरटी के नेक्स्ट पॉइंट पे और आपके सामने कुछ और उदाहरण है, देख सकते हैं। आपके सामने ये जो अ में उदाहरण दिख रहा है प्यारे विद्यार्थियों, ये किसका है, तो ये सर है, किसका है, बिल्कुल आप देख सकते हैं क्लेमाइडोमोनास में अलैंगिक जनन हो रहा है। तो पूछा जाएगा कि क्लेमाइडोमोनास में अलैंगिक जनन जो होता है वो किसके द्वारा होता है, तो आप लिख लीजिए चल बीजाणु द्वारा। किसके द्वारा, चल बीजाणु द्वारा। चल बीजाणु द्वारा क्या होता है, यहाँ पे अलैंगिक जनन होता है। इसका जो ये डोरी तरफ वाला जो भाग दिख रहा है आपको, काला वाला भाग, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कशाभिका बोलते हैं। कशाभिका, इसको क्या बोलते हैं प्यारे विद्यार्थियों, कशाभिका बोलते हैं। आपको समझ में आ गया होगा। और ये जो है इस पूरे भाग को क्या बोलते हैं, ये पूरे भाग को एकल कोशिका हरा शैवाल बोलते हैं। हरा शैवाल, वो भी कैसा, एकल कोशिकीय हरा शैवाल। समझ में आ गया। ये किसका चित्र है, ये भी आप समझ लिए होइएगा, ये है किसका, क्लेमाइडोमोनास का। तो पहला आपको समझ में आ गया क्लेमाइडोमोनास। नेक्स्ट फिगर आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये जो फिगर आपको दिख रहा है प्यारे विद्यार्थियों, ये किसका है, बिल्कुल आप लोग बता सकते हैं ये किसका है। तो ये जो फिगर है आपके सामने, ये हाइड्रा में है, हाइड्रा का दिया गया है, ये हाइड्रा है। और हाइड्रा में क्या करता है, ये आप देख सकते हैं, ये इस प्रकार से कलिका निकलती है और कलिका जो है कुछ देर बाद अलग हो जाती है और ये भूमि में गिरकर फिर से हाइड्रा का निर्माण कर देती है। ये भी एक अलैंगिक जनन का भाग है, याद रखिएगा। तो हाइड्रा में किसके द्वारा विभाजन होता है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो कलिका के द्वारा होता है, नए जीव की उत्पत्ति करती है। ये इसका मुख है, आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट, कोनोडिया। कोनोडिया के द्वारा किसमें होता है, तो आप देख सकते हैं कोनोडिया के द्वारा जो होता है पेनिसिलियम में होता है। यही वो पेनिसिलियम है प्यारे विद्यार्थियों, जो अमेरिकी सैनिक द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान खोजा गया था, जो घाव भरने के लिए काम आता था अमेरिकी सैनिक के द्वारा। तो इसमें किस द्वारा विभाजन होता है, सबसे पहले इसके स्ट्रक्चर्स के बारे में जान लेते हैं। इस भाग को हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पर जो टूटा हुआ भाग दिख रहा है, इस भाग को हम लोग बोलते हैं हाइफा। क्या बोलते हैं, इस भाग को हम लोग हाइफा बोलते हैं। और ये जो छोटे छोटे भाग आपको निकला हुआ दिख रहा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं प्यारे विद्यार्थियों, कोनोडिया बोलते हैं। ये कोनोडिया है और इसी में क्या होता है, यहाँ पे ये कोनोडिया झरती है और फिर से नई पेनिसिलियम की निर्माण करती है। ये भी एक अलैंगिक जनन का भाग है। और अगला पॉइंट आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये वाला पॉइंट, इसका जो स्ट्रक्चर्स आपको दिख रहा है प्यारे विद्यार्थियों, ये स्ट्रक्चर्स स्पंज का है। कौन सा स्पंज, तो खाने वाला स्पंज नहीं, अलग टाइप का एक स्पंज है। इसमें किस प्रकार से विभाजन होता है, तो इसमें जो होता है प्यारे विद्यार्थियों, ये जेम्यूल्स स्पंज के द्वारा होता है। छोटे छोटे जो जेम्यूल्स आपको दिख रहे हैं, इसके द्वारा विभाजन होता है। ये भी एक अलैंगिक जनन का भाग है, लेकिन इसमें ये पूछा जाता है, ये जो गुहा छूटा हुआ है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं स्पंज गुहा। इसको क्या बोलते हैं, स्पंज गुहा बोलते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब चित्र तो गई, अब बात कर लेते हैं एनसीईआरटी आखिर क्या बोलता है, एनसीईआरटी की लाइनें क्या कह रही है। तो एनसीईआरटी की लाइनें आपके सामने है, कह रही है एनसीईआरटी कि पूर्वक वृद्धि कर जाती है। क्या पूर्वक वृद्धि कर जाती है, क्या, यानी कोशिका विभाजन के द्वारा जो विखंडन होता है वो धरती पर गिरकर फिर से वृद्धि कर जाती है और नई जीव की जन्म देती है। कहता है जैसे अमीबा, पैरामीशियम आदि।
इसी प्रकार से विभाजन करता है और सभी में जो होता है अलैंगिक जनन के द्वारा विभाजन होता है। कहता है अगला पॉइंट कि इष्ट में यह विभाजन एक समान नहीं होता। बिल्कुल, छोटी कलिकाएं उत्पन्न हो जाती है जो प्रारंभ में तो जनक कोशिका से जुड़ी रहती है, प्रारंभ में तो जनक कोशिका से ही जुड़ी रहती है, बाद में अलग होकर नए इष्ट जीव में परिपक्व हो जाती है। याद रखिएगा। कहता है अगला पॉइंट साथियों कि विषम परिस्थितियों में अमीबा जो होता है अपने पदार्थ संकुचित कर लेता है। अमीबा का स्ट्रक्चर्स आपने देखा होगा, जैसा कि हमने आपको दिखाया, उसके जो पदार्थ होते हैं वो विषम परिस्थिति जब आती है, अनुकूल परिस्थिति नहीं रहती है, उस समय अपने पदार्थ को क्या करती है, संकुचित कर लेती है, छिपा लेती है और ऐसा लगता है कि यह अमीबा है ही नहीं, तथा अपने परिक्षेत्र में एक त्रिस्तरीय कठोर आवरण स्त्रावित भी कर लेती है। कौन? अमीबा। अपने आप को बचने के लिए, उस विपरीत परिस्थिति से बचने के लिए प्यारे विद्यार्थियों, अपने आप एक सुरक्षा कवच का आवरण बना लेता है। ये त्रिस्तरीय आवरण होती है, ऊपर से कठोर आवरण होती है और ये स्त्रावित करती है। कौन? अमीबा। कहता है कि जैसे पुट्टी सिस्ट कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं, जो आवरण जो स्त्रावित करती है अपने चारों तरफ, त्रिस्तरीय आवरण जो होती है उसको हम लोग सिस्ट कहते हैं, पुट्टी कहते हैं। ये जो सवाल है ये काफी विख्यात सवाल है और आपसे पूछा भी जाता है कि अमीबा जो त्रिस्तरीय आवरण अपने चारों ओर उत्पन्न करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग आम भाषा में पुट्टी बोलते हैं या सिस्ट बोलते हैं। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। कहता है इस परिघटना को पुट्टी भवन कहते हैं। अनुकूल परिस्थितियों के पुनरागमन पर पुट्टीकृत अमीबा बहुखंडन द्वारा विभाजित होता है। जब विपरीत परिस्थिति हट जाती है, अनुकूल परिस्थिति आती है, अमीबा अपने आप को क्या करता है, फाड़ता है, स्थूपित करता है और क्या करता है, अपने आप को बहुखंडन यानी बहुत सारे खंड बना लेता है और विभाजित हो जाता है, तथा अनेक सूक्ष्म अमीबा अथवा बीजाणु अमीभाव यानी स्यूडोपोडिया स्पोर्स द्वारा उत्पन्न करता। पुट्टी की भीति के फट जाने से ये बीजाणु परिक्षेत्र के माध्यम में विमोचित हो जाते हैं। उनमें अनेक अमीबा क्या होते हैं, विकसित होते हैं। इन अभिक्रियाओं को बीजाणुजन्य कहते हैं। यानी कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि अमीबा में भी अनुकूल परिस्थिति आने पर बीजाणु जनन कर सकता है। तो ये रही एनसीईआरटी का पॉइंट जो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो अभी आना बाकी है, यानी अभी तो सिर्फ ट्रेलर चल रहा था, फिल्म अभी बाकी है। अब आते हैं हम लोग आलू पर। ऐसा आलू जो हर एक सब्जी में मिला दिया जाए और हम खा लेंगे। ये आलू आपके बारे में कुछ दिमाग को चालू करने वाला है। चलिए क्या चालू कर सकता है उसके बारे में जानते। सबसे पहले आम भाषा में अगर हम समझ ले तो ये आपके पास आलू दिख रहा है, ये आलू है और आलू की छोटी छोटी जो कलिका टाइप की दिख रही है प्यारे साथियों, यहाँ पे ये इसको क्या बोलते हैं, इसको आलू की आंख बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आलू के आंख बोलते हैं। तो दो प्रकार के आंख होते हैं, एक सिंपल आंख होते हैं, एक क्या होते हैं, अंकुरणशील आंख या कलिका जिसे बोलते होते हैं। ये अंकुरणशील आंख क्या होते हैं, इसको अगर यहां से हम लोग काट दिया जाए और काट के फिर से धरती में गाड़ दिया जाए तो फिर से ये नए पौधा, नए आलू का निर्माण कर सकता है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। ये पर्व संधि है। क्या है? ये पर्व संधि है और ये अपस्थानिक मूल है, इसकी ये कलिका है, याद रखिएगा। तो ये अपस्थानिक कलिका पतरचट्टा के बारे में चित्र है, लेकिन सबसे पहले एनसीईआरटी को पॉइंट के हिसाब से पढ़ाएंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। चलिए एनसीईआरटी के पॉइंट पे चलते हैं। तो सबसे पहले आपसे यहाँ पे पूछा जाएगा, चलिए एनसीईआरटी के यहाँ पे एनसीईआरटी के डायग्राम को देख लेते हैं। पूछा जाएगा कि अदरक में यहाँ पे विभाजन किस प्रकार होता है, तो ये प्रकंद के द्वारा होता है। यही सवाल है जो आपसे इंपॉर्टेंट है। आलू में पूछा जाएगा किसका उदाहरण है आलू, तो आलू जो है तना का उदाहरण है और ऊपर से क्या है, ये कंद का उदाहरण है। 2 पॉइंट यहां से आप याद रखिएगा। अगला पॉइंट आता है यहाँ पे, नेक्स्ट है अगेव का बुलबिल। अगेव में किसके द्वारा होता है, बुलबिल के द्वारा, और पत्थरचट्टा में अपस्थानिक कलिका के द्वारा। अपस्थानिक कलिका के द्वारा इसमें पत्थरचट्टा में, इसका नाम क्या है, पत्थरचट्टा है, यह तो आपको पता ही है। ये क्या है, भू अस्तारिका है और ये जो है जलकुंभी का चित्र है। जलकुंभी का क्या है,
जलकुंभी का ये डायग्राम है। इसमें जो होता है विभाजन किस प्रकार से होता है, भूअस्तारी द्वारा होता है। ये आप माइंड में फिट कर लीजिए। चलिए कुछ हम यहाँ पे सबसे पहले विख्यात कर लेते हैं जलकुंभी के बारे में। वाटर हाइथिस जिसे इंग्लिश में बोलते हैं, काफी गहरा इसके बारे में कहानी है। इसे हम लोग बंगाल का आतंक बोलते हैं। किसको सर, किसको बंगाल का आतंक बोलते हैं? तो ये जलकुंभी को जो हम लोग है बंगाल का आतंक बोलते हैं। टेररिस्ट ऑफ बंगाल, बंगाल का क्या बोलते हैं? आतंक बोलते हैं। सर बंगाल का आतंक इसलिए किस लिए इसको बोला जाता है? ध्यान से सुनिएगा, एक एक पॉइंट को याद रखिएगा। जलकुंभी यानी वाटर हाइसिंथ जो है ये विदेश से लाया गया एक शोधार पौधा था, जिसे हम लोग आम भाषा में अपने गमलों में लगा के रखते हैं। ये शोधार दिखता था, अच्छी दिखता था, इसकी पत्ती जो थी बहुत ही अच्छी थी। किसी नागरिक द्वारा विदेश से हमारे देश में इसका प्रवेश जो है हुआ था। तो ये विदेशी पौधा था और यह इंडिया में लाया गया था प्यारे साथियों इसको। और सबसे पहले इसको बंगाल में क्या किया गया था, यहाँ पे नदी में डाल दिया गया था जिसमें बहुत सारे मछली थी। और वहां के जो अर्थव्यवस्था है प्यारे साथियों, बंगाल का अर्थव्यवस्था मछली पर ही निर्भर है। तो जब जलकुंभी यानी वाटर हाइसिंथ को पानी में डाला गया तो सभी जल की ऑक्सीजन को धीरे धीरे खींचता गया और मछली को मरने पर मजबूर कर दिया। बंगाल का अर्थव्यवस्था सबसे ज्यादा मछली पर चलता है और ये मछली को ही मारना शुरू कर दिया। सभी ऑक्सीजन पानी से जो है भूअस्तारिका द्वारा प्यारे साथियों जलकुंभी खींचना प्रारंभ कर दिया और मछली मरने लगा और बंगाल का अर्थव्यवस्था एकदम से गिर गया। इसलिए इसको टेररिस्ट ऑफ बंगाल कहा जाता है। बंगाल का आतंक के रूप में हम लोग इसको जानते हैं। यह था इसकी कहानी जो बहुत ही दयनीय कहानी है। तो बात करते हैं हम लोग यहाँ पे अगला। तो चलिए एनसीईआरटी की हम लोग लाइनें देख लेते हैं थोड़ा कि एनसीईआरटी आखिर क्या बोलता है। प्यारे साथियों एनसीईआरटी कहता है कि फंजाई जगत के सदस्य तथा साधारण पादप जैसे शैवाल विशेष अलैंगिक जननीय संरचना द्वारा जनन करते हैं। इन संरचनाओं में अत्यंत ही सामान्य संरचनाएं अलैंगिक चल बीजाणु यानी जूस्पर्श है, जो सामान्यतः सूक्ष्मदर्शीय चल बीजाणु संरचनाएं होती है। मतलब शैवाल जो होता है ये अलैंगिक जनन द्वारा क्या करता है, जनन करता है। और इसमें जो होता है जनन की जो है अलैंगिक चल बीजाणु जो होती है जूस्पर्श उत्पन्न करती है और यह सूक्ष्मदर्शीय होती है लेकिन चलनशील संरचना होती है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अगला लाइन कहता है कि अन्य सामान्य अलैंगिक जनन संरचना जैसे कोनोडिया, हमने आपको बताया पेनिसिलियम का उदाहरण दिया। पेनिसिलियम में जो है कोनोडिया जो है यहाँ पे याद रखिएगा कलिका के द्वारा किसमें होता है, हाइड्रा के द्वारा। और जेम्यूल्स के द्वारा किसमें होता है, स्पंज के द्वारा। तो सभी यहाँ पे चार जो दिए गए हैं यहाँ पे कोनोडिया, कलिका और यहाँ हाइड्रा और स्पंज, तीनों का स्ट्रक्चर्स आपने पहले वाले स्ट्रक्चर्स जो है पहले वाले पेज पे ही आप लोगों ने देख लिया था और सभी को बारीकी से हमने व्याख्या किया था। ये कुछ एनसीईआरटी के लाइन थे जो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था। अब आपके लिए जो है यहाँ पे एनसीईआरटी के जो सबसे महत्वपूर्ण लाइन है वो ये है, कहता है कि जबकि संतति एवं अन्य साधारण जीवों में अलैंगिक शब्द का प्रयोग स्पष्ट रूप से तथा पादपों में यह शब्द का प्रयोग निरंतर किया जाता है। यानी अलैंगिक जनन का जो प्रयोग है पादप में सबसे ज्यादा किया जाता है। किसमें, पादप में जो है प्यारे साथियों सबसे ज्यादा किया जाता है। पादप में कायिक प्रवर्धन की इकाई, कहता है पादप में कायिक प्रवर्धन की इकाई देख लेते हैं। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए पेज होने वाला है और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट इसी पेज पे लिखा गया है और प्रश्न भी यहीं से बनते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा। कहता है जैसे ऊपरी भूअस्थारी, सभी उदाहरण है और सभी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ऊपरी भूअस्थारी सर के द्वारा, परकंद जो होता है इसमें परकंद आता है, सरजोम यानी शकरकंद, बल्ब, भूअस्थारी जिसे ऑफसेट कहते हैं या बंगाल का आतंक कहते हैं, जलकुंभी भी बोलते हैं, सभी नई संतति को पैदा करने का सामर्थ्य रखती है। यह संरचनाएं कायिक प्रवर्धन यानी प्रोपेग्यूल कहलाती है। ये जो संरचनाएं होती है कायिक प्रवर्धन द्वारा, प्रोपेग्यूल द्वारा अपनी पैदावार को आगे बढ़ाती है।
चूंकि इन संरचनाओं के निर्माण में दो जनक भाग नहीं लेते, जैसा कि हमने बताया कि जितने भी यहाँ पे दिया गया है सभी अलैंगिक जनन का भाग है। क्या है? अलैंगिक जनन का भाग है। तो इसमें दो जनक की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं होगी। तो सेम आपका एनसीईआरटी भी कह रहा है कि निर्माण में दो जनक भाग नहीं लेते हैं, अतः यह अलैंगिक जनन ही होगा। बिल्कुल, चाहे वो किस प्रकार हो, प्रकंद के द्वारा हो, शकरकंद के द्वारा हो, बल्ब भोजतारी, ऑफसेट, ऊपरी भोजतारी, कुछ भी उदाहरण हो, जब दो जनक भाग नहीं ले रहे हैं यानी वो अलैंगिक जनन कहलाएगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाएगा। कहता है कुछ जीवों में यदि शरीर अनेक टुकड़ों में विभक्त हो जाता है तो प्रत्येक भाग यानी जो टुकड़ा होता है वृद्धि करके नए जीव में विकसित हो जाता है और जो संतति उत्पन्न में सक्षम होता है। उदाहरण हाइड्रा, जैसा कि हमने आपको दिया था। हाइड्रा जो था प्यारे साथियों अपने आप को बहुविखंडन द्वारा अलग अलग भागों में बांट लेता है। हाइड्रा क्या करता है? हाइड्रा में कलिका निकल आती है। जैसे इस प्रकार के कुछ स्ट्रक्चर्स आपके एनसीईआरटी में दिया गया है, आप इसे देख सकते हैं इस प्रकार के, और यहाँ से एक कलिका निकली होगी। ये कलिका क्या करती है? फिर से इस जनक शरीर से अलग होती है और नई संतति की निर्माण करती है। उदाहरण के लिए हाइड्रा, ये भी क्या है? एक अलैंगिक जनन का भाग है। यह भी अलैंगिक जनन की एक विधि है जिसे पुनरुद्भवन कहते हैं। क्या कहते हैं? पुनरुद्भवन कहते हैं। तो हमने आपको बताया जितने भी यहाँ पे इस पेज पे उदाहरण है सभी अलैंगिक जनन का भाग है। अब हम लोग बात कर लेते हैं जिसके बारे में हमने जिक्र किया था प्यारे साथियों, बंगाल के आतंक के बारे में। चलिए एनसीईआरटी पर फोकस करते हैं कि आखिर यहाँ पे ऑफसेट के बारे में एनसीईआरटी क्या कहता है। तो एनसीईआरटी कह रहा है प्यारे साथियों कि आपने निश्चित तौर पर जलाशय की महाविपत्ति जैसे वाटर हाइंथिस अथवा बंगाल के आतंक के बारे में आवश्यक सुना होगा। बिल्कुल, आप लोगों के सामने हमने पहले ही सुना दिया था। कहता है यह कुछ भी नहीं बल्कि जलीय पादप वाटर हाइंथिस है, जो ठहरे जल से सर्वाधिक वृद्धि करने वाला खरपतवार है। जैसे कि हमने बताया अगर तालाब में इसको डाल दिया जाए तो तालाब में जो होता है स्फुटित हो जाता है, यानी तुरंत फैलना स्टार्ट हो जाता है और संपूर्ण जलाशय पे फैल जाता है। तो एक प्रकार का क्या है? ये खरपतवार है। यह जल से ऑक्सीजन को खींच लेता है। सबसे मुख्य पॉइंट है ये। क्या है? सबसे मुख्य पॉइंट है, जैसा कि हमने आपको बताया भी था कि जल से ऑक्सीजन को क्या करता है? खींच लेता है, जिसके परिणाम स्वरूप मछलियां मर जाती है। मछलियां क्या होती है? मर जाती है, क्योंकि उसको पूर्ण रूप से ऑक्सीजन नहीं मिल पाता। आप इसके बारे में और अधिक अध्याय 13 या 14 में पढ़ेंगे। आपको जानकर रोचक लग सकता है कि इस पादप का भारतवर्ष में आगमन मात्र इसमें सुंदर आकार के पुष्प एवं पत्तियों के कारण हुआ है। हमने आपको बताया था इसमें जो पुष्प निकलते हैं बहुत ही सुंदर होते हैं, पत्तियां जो होती है एकदम मुलायम सा होती है और बहुत ही अच्छी लगती है। यद्यपि यह कायिक प्रवर्धन दत्र गति से कर सकता है। कायिक प्रवर्धन भी कर सकता है। अगर इसके पेड़ की आधा भाग टूट के जलाशय के अलग भाग में चला जाए तो वहां से ही स्फुटित होना प्रारंभ कर देती है। कहता है और अल्प समय में ही संपूर्ण जलाशय पर फैल जाती है, अपने आप में जलाशय को ढक देता है। इससे छुटकारा पाना बहुत ही कठिन होता है। जी दोस्तों, इसको हटाना बहुत ही ज्यादा कठिन काम होता है। एनसीईआरटी का नेक्स्ट लाइन कहता है कि आप इस तथ्य से परिचित है आलू, गन्ना, केला, अदरक, डहेलिया जैसे पादप की खेती किस प्रकार की जाती है? क्या आपने आलू के कंद पर स्थित कलिका, जिसे आंख भी कहते हैं, से और केले तथा अदरक के परकंद से? आपसे पूछा जाएगा कि बल्ब किसका उदाहरण है प्यारे साथियों? तो बल्ब जो है याद रखिएगा, लिख लीजिए, ये अगेव का उदाहरण है। किसका है? अगेव का है। साथ ही साथ लहसुन का है और प्याज का है। ये आपसे पूछा जाएगा निश्चित रूप से कि बल्ब जो है किसका उदाहरण है। तो इस सभी के सभी ये सल्क कंद के अंतर्गत आता है। बिल्कुल आपको पता होगा। अगर आपसे यहाँ पे परकंद के बारे में पूछा जाए, यहाँ पे परकंद, तो परकंद केला का और अदरक का उदाहरण है। ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पूछा जाता है। केला और अदरक का क्या है? उदाहरण। कहता है से नन्हा सा पादप निकलता हुआ देखा है कि आप लोगों ने बिल्कुल देखा होगा। जब आप ध्यानपूर्वक उपयुक्त सूचीबद्ध पादपों में से विकसित होने वाली पादप प्लांटलेट्स की उत्पत्ति स्थानों का निर्धारण करने का प्रयत्न करेंगे तो आप पाएंगे कि अधिकतर इन पादपों का रूपांतरण स्तंभों में उपस्थिति
पर्व संधियों यानी नोट से उत्पन्न होता है। आपसे पूछा जाता है कि प्यारे साथियों, गणने में जो कायिक प्रवर्धन किया जाता है किस प्रकार किया जाता है, संधियों के द्वारा या पर्व संधि के द्वारा। तो ये पर्व संधि के द्वारा कायिक प्रवर्धन की जाती है, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नोट्स बोलते हैं। नीट में ये क्वेश्चंस ज्यादातर पूछे जाते हैं और कंफ्यूज भी काफी सारे स्टूडेंट होते हैं। कहता है जब यह पर्व संधि नमी युक्त मृदा अथवा जल के संपर्क में आती है तब इनके मूल यानी रूट्स जो होते हैं, जड़ जो होते हैं, नए पादप उत्पन्न करते हैं या होते। ठीक इसी प्रकार पत्थरचट्टा के बारे में जिक्र किया गया है, जिसे ब्रायोफिल्म कहते हैं। पत्तियों में कटे किनारे से अपस्थानिक यानी एडवेंटेशियम कलिका उत्पन्न हो जाती है। माली लोग क्या करता है तथा किसान भी पादप की इन गुण सामर्थ्यों को पूरा लाभ उठाते हुए ऐसे पादप को बड़े पैमाने पर प्रवर्धन कराते हैं यानी बड़े पैमाने पर रोपण करते हैं। तो ये काफी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। अब हम चलते हैं अगला, जिसे लैंगिक जनन का भाग है, और लैंगिक जनन आपके लिए भी काफी सारे इंपॉर्टेंट है। हमने अलैंगिक जनन को पूरी तरह से देख लिया, काफी सारे प्रश्न भी इससे पूछे जाते हैं। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे लैंगिक जनन की। तो लैंगिक जनन में सबसे मुख्य बात ये होती है प्यारे साथियों, इसमें सबसे मुख्य बात है कि दो जनक की आवश्यकता होती है। क्या होती है लैंगिक जनन में? दो जनक की आवश्यकता होती है। पहला क्या होना चाहिए? मेल होना चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए? फीमेल होना चाहिए। ये दो जनक की आवश्यकता इसमें होती है, याद रखिएगा। क्या गैमीट का निर्माण होता है? गैमीट का निर्माण होता है, तो गैमीट का निर्माण बिल्कुल होता है। यहाँ पे फर्टिलाइजेशन की बात आएगी, फर्टिलाइजेशन, तो फर्टिलाइजेशन होता है, बिल्कुल होता है, यानी निषेचन जिसे हिंदी में बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं? निषेचन बोलते हैं। समझ में आ गया होगा। तो ये सभी प्रक्रियाएं लैंगिक जनन में होता है। चलिए एनसीईआरटी के लाइन को जरा देख लिया जाए। तो कहता है लैंगिक जनन के अंतर्गत एक से जीव अथवा अभिमुख विपरीत लिंग वाले भिन्न भिन्न जीवों द्वारा नर और मादा युग्मक गैमीटों का निर्माण शामिल है, जैसा कि हमने पहले ही बता दिया। कहता है यह युग्मक आपस में मिलकर युग्मनज बनाते हैं। युग्मक जो होता है प्यारे साथियों, युग्मक जो होता है, बहुत सारे युग्मक यानी दो युग्मक मिलकर आपस में ये आगे बढ़ के क्या बनाते हैं? युग्मनज। जी हाँ, तो इसमें जाइगोट का क्या होता है? निर्माण होता है, यह तो आपको पता ही है, जिसमें आगे चलकर नए जीव का निर्माण होता है। यह अलैंगिक जनन की तुलना में विस्तृत यानी जटिल होता है और धीमी प्रक्रिया इसमें होती है। नर और मादा आपस में क्या करते हैं? संयोग भी करते हैं, जैसा कि एनसीईआरटी का लाइन बोल रहा है। एनसीईआरटी का लाइन क्या कह रहा है कि युग्मकों के युग्मन से, युग्मन का मतलब होता है शामिल होना, जैसा कि इसका उल्लेख पहले ही पाठ में किया गया था। तो युग्मन का मतलब यहाँ पे क्या होता है? युग्मन का मतलब होता है शामिल होना, यानी एक पदार्थ और दूसरे पदार्थ के बीच का युग्मन होना। तो कहता है कि युग्मन से जो लैंगिक जनन संपन्न होता है, उसके परिणाम स्वरूप जो संतति उत्पन्न होती है वह अपने जनक के अथवा आपस में भी समरूप नहीं होती, बल्कि अलैंगिक जनन में जस्ट इसका उल्टा है। अलैंगिक जनन में कहता है कि बिल्कुल जनक के समान होती है, और जनक के समान होती है इसीलिए ऐसे संतति को कॉलोन शब्द की रचना भी की गई है। यह तो आप लोगों ने अच्छी तरह से देखा है। तो अलैंगिक जनन में क्या होती है? आपस में समरूप बिल्कुल भी नहीं होता। नेक्स्ट पॉइंट बोला है कि पादप, जंतु अथवा फंजाई जैसे विविधतापूर्ण जीवों का अध्ययन से पता चलता है कि यद्यपि यह बाह्य आकारकीय या आंतरिक संरचनाओं और शरीर क्रिया विज्ञान में एक दूसरे से बिल्कुल अलग है, परंतु जब यह लैंगिक प्रजनन के एक दूसरे के निकट आते हैं तब वह जैसे पैटर्न को अपनाते हैं, यह एक आश्चर्य की बात है। आइए सबसे पहले उन सामान्य विशेषताओं पर चर्चा करें जो इन विविध जीवों में सामान्य है। यानी इस विधि में सबसे सामान्य जो है उसके बारे में सबसे पहले हम लोग चर्चा कर लेते हैं। कहता है सभी जीव अपने जीवन में वृद्धि की एक निश्चित अवस्था एवं परिपक्वता तक पहुंचती है। सभी को जनन करने के लिए एक निश्चित अवस्था और परिपक्व फर्टाइल होना बहुत ही जरूरी है। इसके पश्चात ही लैंगिक जनन कर सकते हैं। वृद्धि का यह काल किशोरावस्था की प्रावस्था कहलाती है। जिस अवस्था में वृद्धि करती है उस अवस्था को क्या बोलती है? किशोरावस्था की प्रावस्था। पादप में यह कायिक प्रावस्था के नाम से जाना जाता है, जबकि मनुष्य में किशोरावस्था के नाम से जाना जाता है। यह प्रावस्था विभिन्न जीवों में अलग अवधि
की होती है, बिल्कुल अलग अलग अवधि की होती है। चलिए बात कर लेते हैं किशोरावस्था की। तो कहता है किशोरावस्था, जिसे कायिक अवस्था भी बोल सकते हैं, कि समाप्ति ही जनन प्रवस्था का प्रारंभ हो जाता है। इस प्रावस्था को उच्च पादप में आसानी से तब देखा जा सकता है जब उनके पुष्प आने लगते। जब पादप में क्या होते हैं, पुष्प आने लगते हैं, तो हम ऐसा मानते हैं कि वो फर्टाइल के लिए क्या है, बिल्कुल रेडी है। ठीक इसी प्रकार हम लोग जब मनुष्य में देखते हैं तो दाढ़ी का आना, केस का आना, बाल का आना जब आ जाता है तो हम मान लेते हैं कि वो भी फर्टाइल हो चुका है। उदाहरण भी दे रखा है, जब उनके पुष्प आने लगते हैं, जैसे गेंदा के बारे में, धान, गेहूं, नारियल, आम आदि पेड़ों में पुष्प लगने में कितना समय लगता है। कुछ पादपों में पुष्पीकरण का एक से अधिक बार होता है, तब इन्हें अंतर पुष्पन की अवधि भी कहा जाता है। क्या कहेंगे, किशोरावस्था या व्यवस्था? ये आपसे पूछा गया और इसका भी कमेंट आपको करना है कि इस अवस्था को हम लोग क्या बोलेंगे। खैर, इसके बारे में जो चित्र था वो पहला सेकेंड पेज पे था और सभी को हमने बताया था, जैसा कि यहाँ पे धान और गेहूं के बारे में बताया था। 4 से 6 मंथ इसकी जीवन अवधि होती है। तो सभी प्रकार की जीवन अवधि वहां पे देखा गया है और सभी को बताया भी गया है। चलिए हम नेक्स्ट लाइन पे बात करते हैं। अगला लाइन कहता है कि आपने अपने क्षेत्र में लगे कुछ वृक्षों का निरीक्षण करो। क्या प्रतिवर्ष इन वृक्षों पर उसी माह में पुष्प लगते हैं जिस माह वो पिछले वर्ष लगे थे? आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि आम और सेब, कटहल आदि जैसे फल जो है मौसमी होते? क्या कुछ पादप ऐसे भी है जिनमें वर्ष भर पुष्पीकृत होता रहता है? कुछ में मौसम के आधार पर पुष्प निकलते हैं और पादप वार्षिक तथा द्विवार्षिक किस्मों के होते हैं। आपने देखा होगा पादप जो होते हैं दो किस्म के होते हैं। एक ऐसे होते हैं कि एक ही वर्ष में 2 बार खिलते हैं और एक पूरे 1 साल में निकलते हैं या पुष्पीकृत होते हैं, फल देते हैं। यह सभी अस्पष्ट कायिक जनन और जीर्यमान प्रवस्था को प्रदर्शित करता है, परंतु बहुवर्षीय जातियों में इन प्रवस्थाओं को स्पष्ट रूप से परिभाषित करना कठिन होता है। नेक्स्ट लाइन कहता है कि कुछ पादप असामान्य रूप से पुष्पीकरण की क्रियाविधि को प्रदर्शित करते हैं, जिनमें कुछ जैसे बांस की प्रजाति के बारे में अध्ययन है और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये कि बांस की जाति के पादप जो है अपने पूरे जीवन काल में सामान्यतः 50 से 100 वर्ष के बाद केवल एक बार ही पुष्प पैदा करते हैं। कितने? 50 से 100 वर्ष के बाद प्यारे साथियों, 50 से 100 वर्ष के बाद यहाँ पे बांस यानी जिसे बॉम्बो बोलते हैं, बॉम्बो जो होता है ये 50 से 100 वर्ष के बाद में केवल एक बार ही पुष्प खिलता है, इसमें एक बार ही पुष्प पैदा होता है। परिणाम स्वरूप जो है एक बड़ी संख्या में फल उत्पन्न होते हैं और मर जाते हैं। बिल्कुल, एक अन्य पादप का नाम भी आता है स्ट्रोबेलिथेंस कुनियाना, जिसे हम लोग आम भाषा में नीला कुरेंजी के नाम से जाना जाता है और ये काफी सारा इंपॉर्टेंट है। और एनसीईआरटी जो यहाँ पे अपडेट हुआ होगा, इसमें ये डेट निश्चित रूप से चेंज होगा। 12 वर्ष तो निश्चित होगा ही, क्योंकि ये 12 वर्ष में केवल एक बार क्या करते हैं, पुष्प उत्पन्न करते हैं। आप में से अधिकांश ये जानते होंगे कि पादप ने सितंबर या अक्टूबर, ये मौसम है, और सितंबर अक्टूबर 2006 में क्या किया था, ये के दौरान इतने पुष्प पैदा किए जिसके परिणाम स्वरूप केरल, कर्नाटका, तमिलनाडु के पहाड़ी क्षेत्रों में सड़क पर किनारे यानी सड़क के किनारे जो है पुष्पों का कालीन बिछा गया था। यानी पूरी तरह से जितने भी सड़क थी सभी ढक दिए गए थे इस पुष्प से। किसके? नीला कुरेंजी के पुष्प से। कहता है दिखाई पड़ा, जिस दृश्य से सैलानियों की एक बहुत बड़ी संख्या इनकी ओर आकर्षित हुई। सैलानी मतलब अलग अलग देशों से, अलग अलग राज्यों से इस पुष्प को देखने के लिए वहां पे पहुंचे थे। अधिकतर प्राणियों की किशोरा अवस्था की समाप्ति उसके प्रजनन व्यवहार में पूर्व उसकी शारीरिक एवं आकारिक के बदलाव से प्रकट होती है। विभिन्न जीवों में जनन प्रवस्था भी विविध अवधि भी कहलाती है या होती है। क्या आप मानव में पाए जाने वाले परिवर्तन की सूची तैयार कर सकते हैं जिनमें जनन परिपक्वता का पता लग सके? ये आपके लिए है और इसका आंसर जो है आपके नेक्स्ट लाइन में पता भी चल जाएगा या नेक्स्ट चैप्टर में इसके बारे में उल्लेख किया गया। चलिए, ये कुछ अजब गजब लिखा गया है, हम सिर्फ बात करते हैं पॉइंट की जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है।
तो आपके लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि जनन प्रवस्था के दौरान अपरस्तरी मादा के अंडाशय और संकृतिया में चर्क तथा सहायक वाहिका हार्मोन में परिवर्तन आने लगती है। बिल्कुल, हार्मोन में क्या होती है, परिवर्तन आना प्रारंभ हो जाती है। जैसे कि यहाँ पे कहता है कि नॉन प्राइमेट स्तनधारी जैसे गाय, भेड़, चूहा, हिरन, कुत्ता और चीता, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नॉन प्राइमेट स्तनधारी कौन कौन आता है, गाय, भेड़, चूहा, हिरन और कुत्ता और चीता भी आता है। ये काफी इंपॉर्टेंट उदाहरण है और आपसे पूछे जा सकते हैं। कहता है आदि में जनन के दौरान ऐसे चक्रीय परिवर्तन देखे गए हैं जिन्हें मध्य चक्र ओस्ट्रक साइकिल कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं, मध्य चक्र यानी ओस्ट्रल साइकिल बोलते हैं। पूछा जाएगा कि मध्य चक्र किसमें पाया जाता है, तो बताइएगा गाय, भेड़, चूहा, हिरन, कुत्ता, साथ में चीता भी। चलिए अगला कहता है जबकि प्राइमेट जो होते हैं, बंदर, एप्स, मनुष्य, यह ऋतु स्त्राव चक्र कहलाता है। यह क्या है, एक ऋतु स्त्राव चक्र है। अधिकांशतः स्तनधारी विशेषकर जो प्राकृतिक रूप से वनों में रहते हैं अपने जनन प्रवस्था के दौरान अनुकूल परिस्थितियों में ऐसे चक्रों के प्रदर्शन करते हैं। इस कारण इन्हें ऋतुनिष्ठ अथवा मौसमी प्रजक कहते हैं। बहुत ऐसे जीव जंतु या पेड़ पौधे होते हैं जो सिर्फ अपने मौसम में ही क्या करते हैं, प्रजनन करते हैं। इसे ऋतुनिष्ठ यानी मौसमी प्रजक भी हम लोग कहने लगते हैं। चलिए कहता है इस तथ्य से सभी परिचित है कि हम सभी आयु में बढ़ते हैं। यदि हम लंबी आयु तक जीवित रहे, परंतु वृद्ध होने का क्या अर्थ है। प्रजनन आयु की समाप्ति को जीर्णता या वृद्धा अवस्था को मापदंड के रूप में माना जाता है। शरीर में जीवन की अवधि के अंतिम चरण में सहवर्ती परिवर्तन जैसे उपापचयों का मंद गति से होने लगता है और वृद्धावस्था अतः मृत्यु तक ले जाती है। यानी किशोरावस्था से यौनावस्था और यौनावस्था से प्यारे साथियों फिर से ये वृद्धावस्था यानी मृत्यु की अवस्था तक लेके चली जाती है। यही जीवन चक्र है, यही जीवन काल है। अगला एनसीईआरटी का पॉइंट है, कहता है कि पादप तथा प्राणी दोनों में ही तीनों प्रवस्थाओं के बीच संक्रमण के लिए हार्मोन उत्तरदायी होता है। हार्मोन तथा कुछ विशेष पर्यावरणीय कारक के बीच परस्पर क्रिया जीवों के जनन क्रियाओं एवं व्यवहारिक अभिक्रियाओं को नियंत्रित करती है। लैंगिक जनन की कुछ घटनाएं हैं, इस घटना को बारीकी से देख लेते हैं। पहला घटना, अपरिपक्व अवस्था प्राप्त करने के पश्चात सभी लैंगिक जनन करने वाले कुछ जीव घटनाएं एवं प्रक्रिया प्रदर्शित करते हैं जिनमें महत्वपूर्ण मूलभूत समानता होती है। यद्यपि लैंगिक जनन से संबंध संरचनाएं जीवों में एकदम भिन्न होती है। यद्यपि विस्तृत एवं जटिल होने के बावजूद जीवों में लैंगिक जनन की घटनाएं एक नियमित क्रम का अनुपालन करती है और लैंगिक जनन एक प्रजाति के नर एवं मादा द्वारा उत्पन्न युग्मक के युग्मन अथवा युग्मन निषेचन और भ्रूणोद्भव द्वारा विशिष्टीकृत होता है और सुविधा के लिए क्रमबद्ध घटनाओं को तीन भिन्न भिन्न अवस्थाओं जिसे कहते हैं निषेचन पूर्व, निषेचन की अवस्था और निषेचन के पश्चात की अवस्था में विभक्त किया जा सकता है। चलिए एक एक करके देख लेते हैं। पहला है निषेचन पूर्व घटनाएं। निषेचन से यानी फर्टिलाइजेशन से पहले क्या क्या घटनाएं होती है, तो कहता है कि इसके अंतर्गत युग्मकों के संयोजन से पूर्व सारी घटनाएं सम्मिलित होती है। निषेचन पूर्व की दो प्रमुख घटनाएं हैं, युग्मक का जनन जिसे गैमेटोजेनेसिस कहते हैं और दूसरा युग्मक का स्थानांतर गैमेटो ट्रांसफर। युग्मक जनन क्या है, तो सबसे पहले युग्मक का निर्माण होता है, इसीलिए इसको युग्मक जनन कहते हैं। युग्मक जनन में क्या होता है, मेल जो होता है अपना युग्मक तैयार करता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, शुक्राणु बोलते हैं, और फीमेल जो होता है अपना युग्मक तैयार करता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, अंडाणु बोलते हैं। तो ये निषेचन पूर्व घटना है। उसके बाद आता है कि युग्मक का स्थानांतरण किया जाता है। मेल जो होता है अपने युग्मक को प्यारे साथियों फीमेल में ट्रांसफर करता है, यही क्या कहलाता है, युग्मक का स्थानांतरण कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट है युग्मक जनन किस प्रकार किया जाता है उसको देख लेते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि युग्मक जनन नर और मादा के दो प्रकार के युग्मकों की गठन प्रक्रिया को संदर्भित करता है।
युग्मक एक प्रकार से अगुणित कोशिकाएं होती है। कुछ शैवालों में दो युग्मक देखने में एक दूसरे के समान दिखाई पड़ते हैं, इसी कारण वह समयुग्मकी कहलाता है। मान लीजिए ये एक युग्मक है और ये भी एक युग्मक है, बट ये मेल का है और ये किसका है, फीमेल का है, लेकिन स्ट्रक्चर्स अगर इसका देखते हैं तो सेम दिखता है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, समयुग्मकी बोला जाता है। क्योंकि इनकी एकरूपता के कारण हम इन्हें नर और मादा युग्मकों के रूप में श्रेणीबद्ध नहीं कर सकते। बिल्कुल सेम दिखता है, इसलिए हम लोग नर और मादा के रूप में अलग अलग नहीं कर सकते। ये कुछ स्ट्रक्चर्स दिया गया है, लेकिन इसके बारे में व्याख्या नीचे है, उसको देखते हैं हम लोग। कहता है अधिकतर लैंगिक प्रजनन जीवों द्वारा अकार्यकीय रूप से स्पष्ट दो प्रकार के विषम युग्मक पैदा किए जाते। इस प्रकार के जीवों में नर युग्मकों को पुंमणु और या शुक्राणु बोलते हैं कहते, जबकि मादा युग्मक को अंड या डिंब भी कहा जाता है। यह हमने आपको बताया था। चलिए अगला लाइन है कि जीवों में लैंगिकता क्या होती है, इसके बारे में देखते हैं। तो कहता है सामान्य जीवों में लैंगिक जनन के दौरान दो विभिन्न समष्टियों के युग्मन से युग्मन होता है, परंतु यह सदा के लिए सत्य और तथ्य नहीं है। इसके बारे में कक्षा के बारे में बताया गया है, लेकिन हम इंपॉर्टेंट पॉइंट पे चलते हैं। यहां है कि बहुत सी फंजाई और पादप में द्विलिंगी स्थिति को उल्लेख करने के लिए उभयलिंगाश्री शब्द का उपयोग किया जाता है। समझ सकते हैं आप कि दोनों लिंग एक ही जनक के अंदर अगर उपस्थित है, उसके लिए हम लोग उभयलिंगी शब्द का यानी उभयलिंगाश्री शब्द का उपयोग करते हैं, तथा समथैलेसी भी से शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। एक लिंगता की स्थिति को उल्लेखित करने के लिए एक लिंगाश्री अथवा विषम थैलस शब्द का प्रयुक्त किया जाता है। पुष्पी पादपों में एक लैंगिक जनन नर पुष्प पुंकेसर होता है, अर्थात पुंकेसर परागकण वहन करने वाला, जबकि मादा पुष्प जो होता है स्त्री केसर, यह अर्थात स्त्री केसर धारण किए रहता है। कुछ पुष्पीय पादपों में एक अकेला पादप उभयलिंगाश्री नर और मादा दोनों लिंग हो सकता है, और इनमें पैदा होने वाले पुष्प एक लिंगी तथा द्विलिंगी दोनों हो सकते हैं। जबकि मादा पुष्प स्त्री केसर अर्थात स्त्री केसर धारण करता है। उभयलिंगाश्री पादपों में कुछ उदाहरण कुकुरबिटा और नारियल वृक्ष को दिया गया है, जबकि पपीता और खजूर जो है एक लिंगाश्री पदार्थ पेड़ है। ये काफी ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। पपीता वाला और खजूर वाला हमेशा आपसे पूछा जाता है, नारियल का भी पूछा जाता है। तो ये उभयलिंगाश्री है, बट पपीता और खजूर एक लिंगाश्री यहाँ पे पुंकेसरी और स्त्री केसर पुष्पों से बनते हैं, और एक प्रकार के एक लिंगाश्री है। ये आपके लिए एनसीईआरटी के सबसे बेस्ट पॉइंट था, और हमेशा पूछे भी गए हैं इस पॉइंट से। इसके बारे में एक लिंगाश्री क्या होता है, पुंकेसर क्या होता है, नेक्स्ट चैप्टर में आप लोग पढ़िएगा। कहां पे पढ़िएगा, नेक्स्ट चैप्टर में, चैप्टर नंबर प्यारे साथियों 2 में, जिसके बारे में डिटेल्स से पढ़ाया जाएगा आपको, क्लास बाय क्लास, वन शॉट में बिल्कुल भी उसको नहीं रखा जाएगा, एक एक करके पढ़ाया जाएगा। जैसे जीवों में जनन को 2 लेक्चर उसमें हम लोग खत्म किया था, और उसके बाद एनसीईआरटी को भी सॉल्व कर लें। चलिए कहता है इस प्रकार प्राणियों में क्या होता है, क्या सभी प्रजाति की बेष्टि में नर और मादा एक लिंगी पाए जाते हैं, अथवा दोनों लिंग एक साथ ही प्राणी द्विलिंगी पाए जाते हैं। तो दोनों प्रकार के हो सकते हैं, अलग अलग लिंग अलग अलग प्रजाति में पाए जाते हैं, या दोनों लिंग जो होते हैं प्यारे साथियों, दोनों लिंग एक ही प्रजाति के अंदर पाए जा सकते हैं, इसमें कोई दोष नहीं है। कहता है कि जिनमें दोनों लिंग एक साथ एक ही प्राणी द्विलिंगी में पाए जाते हैं, आप संभवतः अनेक एक लिंगी प्राणी प्रजातियों की सूची बना सकते हैं। प्राणियों में केंचुआ, स्पंज, टेपवर्म और जोंक द्विलिंगी प्राणियों के प्रारूपिक उदाहरण है। जितने भी उदाहरण दिए गए हैं सभी द्विलिंगी है, सभी में दोनों लिंग एक ही यहाँ पे प्राणियों के अंदर पाए जाते हैं। इनमें नर और मादा जनन अंग दोनों ही उभयलिंगी यानी द्विलिंगी एक प्राणी में पाए जाते हैं। तिलचट्टा एक लिंगी प्राणियों का उदाहरण है। तिलचट्टा जो है एक लिंगी प्राणियों का क्या है, उदाहरण है, और ये आपके लिए एमवीबीआई पॉइंट है, काफी बार ये पूछे भी गए। तिलचट्टा क्या है, एक लिंगी प्राणी का उदाहरण है, याद रखिए। यहाँ से आपसे एक निश्चित रूप से क्वेश्चंस बन सकता है। अगर नेट के एग्जाम में आ गया तो 4 नंबर, या बोर्ड के एग्जाम में आ गया तो 1 नंबर ये आपका निश्चित रूप से दे सकता है। अगला पेज पे चलते हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट पेज है आपके लिए, और ये भी काफी सारे इंपॉर्टेंट है। ये स्ट्रक्चर्स दिए गए हैं, आप लोग इसे देख लीजिएगा। उम्मीद है कि एनसीईआरटी आपके सामने होगा, सभी के बारे में हमने पढ़ लिया है।
यही इसका पुंकेसर है, आप देख सकते हैं। ये क्या है, इसका पुंकेसर है, और ये अंडप है। साथ ही यहाँ पे क्या है, ये पुमनु होता है इसमें, याद रखिएगा। इसके बारे में डिटेल्स में नेक्स्ट चैप्टर्स में पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए इसको देख लेते हैं। अब बात आती है यहाँ पे कुछ जीव के या कुछ पौधे के गुणसूत्र के बारे में। कहता है अर्धसूत्राओं क्रोमोसोम में द्विगुणित 2n गुणसूत्र की संख्या और कुछ जीवों में अगुणित n संख्या को रिक्त स्थान में भरे। ये यहाँ से भी एक क्वेश्चन जो है निश्चित रूप से आपसे पूछा जा सकता है। जैसे मनुष्य में आपसे पूछा जाएगा अर्ध गुणसूत्र 2n में गुणसूत्र की संख्या तो 46 होती है, और उसी प्रकार अगर सीधा युग्मकों में गुणसूत्र की संख्या पूछा जाएगा तो 23 होती है। काफी यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि मनुष्य में युग्मक की संख्या कितनी होती है तो हमेशा 23 बताइएगा, और युग्मनज की पूछेगा, जी हाँ, युग्मक और युग्मनज इसमें काफी सारे अंतर है। युग्मनज हमेशा 2n होता है, 2n कहने का मतलब इसमें 23 दूना 46 गुणसूत्र होते हैं, बट युग्मक जो होता है हमेशा n होता है, यानी 23 गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो ठीक इसी प्रकार घरेलू मक्खी दिया गया है, लेकिन इसमें क्या है 12 गुणसूत्र दिए गए हैं, तो इसका आधा कितना हो जाएगा, यहाँ पे 6 गुणसूत्र हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार चूहा है, चूहा का याद रखिएगा 42 गुणसूत्र होता है, तो 21 हो जाएगा, बिल्कुल राइट है। यानी यहाँ पे दिया है, देख सकते हैं आप, यहाँ 78 है तो इसका आधा इधर कर दीजिए, और 19 का आधा इधर कर दीजिए, सॉरी 19 का दोगुना इधर कर दीजिए बिल्ली का। ठीक इसी प्रकार आप इसको भर सकते हैं। ये तालिका आपके लिए है, आपको इसको उदाहरण के साथ याद कर लेना है, काफी इंपॉर्टेंट है। हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट जो आपके लिए काफी सारे क्वेश्चंस बना सकता है। तो अगला पॉइंट है कि बहुत से जीव जिनका संबंध मोनेरा, फंजाई, शैवाल और ब्रायोफाइटा से है। किस किस से है, मोनेरा से है, शैवाल से है, ब्रायोफाइटा से है, वह क्या है, अगुणित पादप काय होते हैं। जी हाँ दोस्तों, वो अगुणित पादप काय होते हैं, और वे जीव जिनका संबंध ट्रेडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म यानी जिम्नोस्पर्म आवृत बीजी और अनावृत बीजी के बारे में बात है। अधिकांश प्राणी जिनमें मनुष्य भी शामिल है, सभी जनकीय काय द्विगुणित होते हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अगला नेक्स्ट पॉइंट पे, जो सबसे ज्यादा आपको इंपॉर्टेंट लगेगा और क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, यहां से सवाल आपसे बनेंगे, तो देखते हैं एक करके। तो पॉइंट है कि युग्मक स्थानांतरण किस प्रकार किया जाता है, इसके बारे में जान लेते हैं। कहता है इसके निर्माण के पश्चात नर और मादा युग्मक कायिक रूप से एक दूसरे के निकट आते हैं ताकि युग्मन निषेचन की क्रिया सफलतापूर्वक संपन्न हो सके। यानी मेल गैमेट जो है और फीमेल गैमेट जो है आपस में एक दूसरे को अट्रैक्टिव करते हैं, और यहाँ पे निषेचन हो जाता है, यानी दोनों का मेल मिलाप हो जाता है। तो कहता है अधिकतर जीवों में नर युग्मक चलनशील होते हैं, मादा अचलनशील होते हैं। ये निश्चित रूप से ज्यादातर पाए जाते हैं। 90% जो होता है नर युग्मक जो होता है चलनशील, और मादा जो होता है अचलनशील होता है, स्थानबंध होते। कुछ फंजाई और शैवालों में असाधारण रूप से दोनों किस्मों के युग्मक जो होते हैं चलनशील पाए जाते हैं। कुछ प्रजाति में जो होते हैं दोनों युग्मक जो होते हैं चलनशील ही होते हैं। इन्हें एक माध्यम की आवश्यकता होती है जिसे होकर नर युग्मक गति करता है। अधिकांश साधारण पादप जैसे शैवाल, ब्रायोफाइटा, ट्रेडोफाइटा जल ही माध्यम होता है। इसके लिए जल माध्यम होता है, और जल के माध्यम से क्या करता है, नर युग्मक जो होता है जल के माध्यम से तैरते हुए मादा युग्मक के पास चला जाता है, और आपस में संयोग करके यहाँ पे यहाँ पे युग्मनज का निर्माण कर देता है। क्या करता है, युग्मनज का निर्माण कर देता है। कहता है जिससे होकर युग्मकों का स्थानांतरण होता है। नर युग्मक एक बहुत बड़ी संख्या यद्यपि मादा युग्मक तक पहुंचने में असमर्थ होती है। क्या करता है, मादा युग्मक, बहुत सारे नर युग्मक जो होते हैं मादा युग्मक तक पहुंचते पहुंचते मर जाते हैं। कुछ ही % ऐसा युग्मक होता है जो मादा युग्मक तक पहुंच पाता है। कहता है कि नर युग्मक मादा युग्मक की तुलना में कई हजार गुना अधिक संख्या में पैदा होता है। बिल्कुल, बीजीय पादपों में परागकण नर युग्मकों के वाहक रूप से कार्य करता है तथा अंडक में अंड होता है। परागकण परागकोश में उत्पन्न होते हैं अतः निषेचन संपन्न हो इससे पहले ही यह परागकण वर्तिकाग्र में स्थानांतरित होने जाने
चाहिए। द्विलिंगी में स्वतः निषेचनीय पादप जैसे मटर में परागकणों का वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण अपेक्षाकृत सरल होता है, क्योंकि इनमें परागकोश एवं वर्तिकाग्र एक दूसरे के निकट स्थित रहते हैं। परागकण जैसे ही झरने लगता है, तुरंत बाद यह वर्तिकाग्र के संपर्क में आता है और परागकण पादपों में क्या करता है, एकलिंगाश्री पादप शामिल है। विशिष्ट घटना को परागकण पॉलिनेशन कहते हैं। इसमें वर्तिकाग्र पर परागकणों का स्थानांतरण संयुग्मन पूर्वक संपन्न होता है, यानी सुगमत क्या होता है, संपन्न हो जाता है, और परागकण वर्तिकाग्र पर अंकुरित होने लगता है, यानी होते तथा क्या करते हैं, इसके बाद परागनलिका नर युग्मकों को अपने साथ ले जाती है, अंडक के भीतर प्रवेश कर जाती है, अंड के पास नर युग्मक को अपने से बाहर निकाल देती है। एकलिंगाश्री प्राणियों में चूंकि यह नर और मादा युग्मक विभिन्न बेष्टीय जीवों में बनते हैं, ऐसे में जीवों को युग्मकों के स्थानांतरण के लिए विशेष प्रकार की क्रियाविधि विकसित करनी पड़ती है। लैंगिक जनन में इस सर्वाधिक विशिष्ट घटना के लिए निषेचन हेतु सफलतापूर्वक स्थानांतरण और युग्मकों के साथ साथ आना अनिवार्य होता है। ये काफी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट थे आपके लिए। अब चलते हैं हम लोग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट पे। कहता है लैंगिक जनन की सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं रोमांचक घटना युग्मकों की प्रक्रिया युग्मक संलयन साइनोगेमी कहलाती है, जिसके परिणाम स्वरूप द्विगुणित यानी युग्मन जाइगोट का निर्माण होता है। क्या होता है, जाइगोट का यहाँ पे निर्माण होता है, देख सकते हैं आप लोग, द्विगुणित युग्मक जाइगोट का निर्माण होता है। इस प्रकार के लिए निषेचन फर्टिलाइजेशन का बहुधा प्रयोग किया जाता है। युग्मक संलयन तथा निषेचन शब्दों का प्रयोग बहुधा होता है, हालांकि एक दूसरे से पूरक है। अब चलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे लिखा गया है। हालांकि कुछ जीव जैसे कि हेरेटिफॉर्म्स मधुमक्खी, यहाँ तक कि कुछ छिपकलियां, पक्षी, टर्की जिसे बोलते हैं, आदि में बिना निषेचन अर्थात नर युग्मक के युग्मन के बिना ही मादा युग्मक क्या करता है, नए निर्माण कर देता है, नए अपने जैसे संतति उत्पन्न कर देता है। बिना निषेचन के याद रखिए, एक ही युग्मक क्या करता है प्यारे साथियों, एक ही युग्मक क्या करता है, आपस में यहाँ पे नए जीव को उत्पन्न कर देता है। इस घटना को क्या बोलते हैं, अनिषेक जनन पार्थेनोजेनेसिस कहा जाता है। अब बात करते हैं युग्मक संलयन कहाँ संपन्न होता है, तो अधिकतर जलीय पादपों में, जैसे कि अधिकतर शैवाल और मछलियां जो होते हैं, यहाँ तक कि जलचर प्राणी में युग्मक संलयन बाहरी माध्यम जल में ही अर्थात जीव के शरीर के बाहर संपन्न होता है। जब भी पानी में रहने वाले जीव है, उनका जो युग्मक संचलन है यानी फर्टिलाइजेशन है, शरीर के बाहर पानी में ही ज्यादातर होते। इसी प्रकार के युग्मक संलयन में बाह्य निषेचन को क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन बोलते कहा जाता है। बाह्य निषेचन करने वाले जीव दो लिंग में व्यापक समकालिकता प्रदर्शित करते हैं और बाहरी माध्यम जल युग्मक संलयन के अवसर को बढ़ाने के लिए काफी संख्या में युग्मक निर्मुक्त करते हैं। ऐसा बोनी फिश मेढकों में होता है, काफी संख्या में युग्मक बनाता है। जहां भारी संख्या में संतानों पैदा होती है, परंतु इसमें सबसे बड़ी कमी यह है कि इनके संतान शिकारियों का शिकार होने जैसा नाजुक स्थिति से गुजरता है। पानी में क्या होते हैं, बहुत प्रकार की प्रजाति होते हैं और शिकार करना स्टार्ट कर देती है, और वयस्क होने तक उनकी उत्तरजीविता काफी जोखिमपूर्ण होती है। चलिए हम आगे बात कर लेते हैं आंतरिक निषेचन के बारे में। यहाँ पे तो कहता है इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पक्षी और स्तनधारी अधिकतर पादप जो होते हैं, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स, युग्मक संलयन जीव शरीर के भीतर संपन्न होता है, अतः यह प्रक्रिया आंतरिक निषेचन इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहलाती। मनुष्य में भी सेम इसी प्रकार का होता है आंतरिक निषेचन। कहता है इन सभी जीव में अंडे की रचना मादा के शरीर के भीतर होती है, जहां पर नर युग्मक की संलयित कर पाते हैं। आंतरिक निषेचन प्रदर्शित करने वाले जीवों में नर युग्मक चलनशील होते हैं और उन्हें अंडे के साथ युग्मन करने के लिए अंड तक पहुंचना होता है। इस प्रक्रम हेतु जो शुक्राणु पैदा होते हैं उनकी संख्या विशाल होती है, परंतु जो अंडे होते हैं उनकी संख्या अपेक्षाकृत कम होती है। बीजीय पादपों में यद्यपि अचलनशील नर युग्मक पराग नली द्वारा मादा युग्मक तक पहुंचती है। यह आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। अब हम बात कर लेते हैं निषेचन पश्चात घटना की, कि निषेचन के पश्चात क्या घटना होती है। तो निषेचन के पश्चात जो होता है, युग्मक का
क्या है, लैंगिक जनन होने वाली घटनाओं के पश्चात ही युग्मनज का निर्माण होता है। यह निषेचन पश्च घटना है। युग्मनज क्या होता है प्यारे साथियों, एक नर युग्मक और एक मादा युग्मक के मिलने से जो प्रोडक्ट बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, युग्मनज बोलते हैं, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, जाइगोट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जाइगोट। तो बात कर लेते हैं। तो सभी लैंगिक जनन करने वाले जीव में शेरवापी है, ये लिखा गया है। निषेचन करने वाले सभी जीव युग्मनज का निर्माण बाह्य माध्यम प्रायः जल में होता है, जबकि यह जीव जिनमें आंतरिक निषेचन होती है उसके शरीर के भीतर युग्मनज की संरचना होती। इंपॉर्टेंट पॉइंट पे चलते हैं हम लोग डायरेक्ट, टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करेंगे ये सभी। अगला पॉइंट यहाँ पे है कि युग्मनज जो है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के जीव के बीच की महत्वपूर्ण कड़ी है जो प्रजातियों की निरंतरता को सुनिश्चित करती है। प्रत्येक लैंगिक प्रजनन जीव यहाँ तक कि मानव जीवन की शुरुआत एकल कोशिका युग्मनज के रूप में ही होता है। यानी इस प्रकार के अगर युग्मनज का जिसमें निर्माण हो रहा है ये काफी इंपॉर्टेंट है अन्य प्रजाति के लिए। अब होता है भ्रूणोद्भव, भ्रूण का निर्माण होता है। तो भ्रूण का निर्माण यहाँ पे याद रखिएगा, भ्रूणोद्भव के दौरान युग्मनज कोशिका विभाजन समसूत्री तथा कोशिकीय भ्रूणोद्भव से गुजरता है। भ्रूण विज्ञान के दौरान जहाँ कोशिका विभाजन से कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि होती है, वहीं कोशिका विविधीकरण से कोशिकाओं के समूह एक निश्चित रूपांतरण से गुजरकर विशेषकृत उत्तकों अंगों की रचना करता है, जिनसे परिणाम स्वरूप जीव का निर्माण होता है। आप पिछली कक्षाओं में कोशिका विभाजन तथा विविधीकरण की प्रक्रिया के विषय में अध्ययन किया होगा। कहता है कि प्राणियों में प्यारे साथियों अंड प्रजक सजीव प्रजक श्रेणी में विभक्त किया जाता है। तो इस तथ्य पर आधारित है कि युग्मनज ने मादा जनक के शरीर के बाहर विकास किया अथवा भीतर, अर्थात जिसका जन्म निषेचित, यह अंड प्रजक प्राणी जैसे कि सरीसृप, वर्ग, पक्षी आदि के द्वारा पर्यावरण में सुरक्षित स्थान पर निषेचित अंडे दिए जाते हैं। कठोर कैल्शियम युक्त कवच से ढके रहते हैं जो निश्चित निवेश अवधि के पश्चात स्फुटित द्वारा शिशु को जन्म देता है। तो ये आप लोग इसे पढ़ सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे लिखी गई है, आप इसे देख सकते हैं। उसके बाद फल भीति के बारे में आती है, तो आप देख सकते हैं इसका कार्य फल को सुरक्षा प्रदान करना है। फल भीति का कार्य क्या होता है प्यारे साथी, जो अंदर में जो फल है उसकी सुरक्षा प्रदान करना। बीज जो होती है अनुकूल परिस्थितियों के आने पर अंकुरित होता है तथा नए पादप को जन्म देता है। तो ये जो थी काफी सारे इंपॉर्टेंट था, चैप्टर्स यहाँ पे खत्म होता है आपके लिए। और अगर आज का क्लास इंपॉर्टेंट आपको लगा, ये एनसीईआरटी का महा सॉल्यूशन था और इससे काफी सारे प्रश्न जो है आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। नीट में 4 नंबर निश्चित रूप से क्लियर है और बोर्ड के एग्जाम में भी 1 नंबर पूछे जाएंगे, 1 नंबर का प्रश्न। तो अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा कि ये वन शॉट आपको कैसा लगा। मिलते हैं फिर से दूसरा चैप्टर्स के साथ, जिसमें क्लास बाय क्लास हर एक पॉइंट को समझेंगे और बारीकी से समझेंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद एंड जय भारत।